दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। जो भी हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं इस सीरीज के पार्ट नंबर 2 को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारा फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा और जो हमारा मिनिमम टारगेट था लाइक का, वह आप सभी लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। तो इस बात के लिए मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी का। और भाई दिल से धन्यवाद जो आपने हमारा मिनिमम टारगेट 1 के लाइक्स का था उसको एक ही दिन में कंप्लीट करा दिया। भाई इतना खुशी हुई ना, ये देखने के बाद इतनी खुशी हुई कि मेरा मन माना ही नहीं कि मैं अब इस सेकंड चैप्टर पार्ट को और ज्यादा लेट करूं। तो मैंने इसको तुरंत रिकॉर्ड करना चालू कर दिया है और इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे चैनल और हमारे साथ दिखाते रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कोई इस तरह की परेशानी हो तो आप सभी के मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज के सेकंड पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि जो रूम नंबर 404 का पेशेंट था उसने उससे कहा था कि अगर तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, उसका सच पता लगाना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, रूफटॉप पर। और तभी यंग जैनचे को दिखाया जाता है जो कि इसके रूफटॉप पर आ जाता है और देखता है। तो उसके रूफटॉप को देखने के बाद कतई शौक हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, चाहे मैं किसी प्रकार से इस हॉस्पिटल के रूफटॉप को देखूं, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये आम सा और नॉर्मल सा हॉस्पिटल का रूफटॉप है। तो आखिरकार इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो मुझे यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल इस जगह का जो आसमान है वह भी रेड हो रखा है। मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि ऐसा क्यों है। शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये एक छोटा सा हिस्सा हो उस मिस्टीरियस वर्ल्ड का और मैं तो उस रास्ते का भी नहीं पता लगा सकता जिस रास्ते से मैं यहाँ पर आया था। दूसरी बिल्डिंग की तो बात ही छोड़ो, क्या इस मिस्टीरियस वर्ल्ड का यही मैकेनिज्म है। और तभी भी अपने सर को खुजाता है और वहां से जाने लगता है और कह लगता है मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ से। और मैं जिस कारण से यहाँ पर आया हुआ हूँ वह यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं जो मेरा मिशन है उसके खिलाफ कुछ क्लूज इकट्ठा कर सकूं। अगर मैं इस मिशन के चैलेंज को कंप्लीट कर लेता हूं तो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की जो मेरी जर्नी है वो जल्दी खत्म हो जाएगी समय से पहले। अगर मैं दिन के समय में अपने मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब नहीं रहता हूं तो मैं रात के समय में उस मिशन को कंप्लीट कर सकता हूं। अभी अचानक से वह पीछे जाकर मुड़ ही रहा होता है, तभी कुछ उसे दिखाई देता है और वहां पर एक मोबाइल की जो रोशनी होती है वो जल रही होती है। इसको देखने के बाद कहता है अब ये क्या चीज है यहाँ पर, और उस मोबाइल को उठाकर कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सस्ता वर्जन है मोबाइल का, ये यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। तभी जैसे ही मोबाइल को छूता है तो सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें मुबारकबाद हो कि तुम्हें एक स्पेशल आइटम मिल चुका है प्रूफ के तौर पर और तुम्हारी जो कंप्लीट प्रोग्रेस है वो 50% पहुंच चुकी है। इसको देखने के बाद यांगची भी कतई शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रेजी है कि मेरे मिशन की जो प्रोग्रेस है वो 50% पहुंच चुकी है। और जिसको देखने के बाद यांगची भी काफी देर तक खुश होने लगता है मन ही मन में और कहने लगता है कि ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा काम आने वाली हो। ये हिंट उस मिशन को कंप्लीट करने की चाबी भी हो सकती है। तो मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और तभी वे अपने ख्यालों में खोया ही होता है। तभी इसका सेकंड सिस्टम होता है मेन वाला, वो उसे नोटिफिकेशन देने लगता है अंधेरे में किसी के सीक्रेट छुपे हुए हैं। और जब तुम किसी के सीक्रेट्स को चुपके से देखने की कोशिश करती हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें पीछे से देखने में लगा हुआ चुपके से। ये बात देखने के बाद जियांग चिंग को समझ में नहीं आ रहा तो क्या सिस्टम कहना क्या चाहता है और इसमें हिंट लिखी हुई होती है और कहने लगता है आखिरकार इसके हिंट का मतलब क्या है। तभी अचानक से उसे किसी चीज की महसूस होने लगता है, कोई उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घूरने में लगा हुआ है और कोई उसे बहुत ज्यादा डरावनी आंखों से देख रहा है। ऐसा ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है और मन में सोचते क्या लगता है इसमें इस भयानक ऑरा को महसूस करने के बाद जियांगचे जो ऑरा इस समय पर मुझे महसूस हो रहा है उसे की जो मिस्टीरियस पावर है वो कम से कम ई रैंक की है, मतलब एफ रैंक से ऊपर की है, ई रैंक की हो सकती है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात है। अगर मैंने किसी एफ रैंक की मिस्टीरियस से फाइट की होती तब तक तो ठीक था, लेकिन मैं किसी एफ रैंक से बड़ी वाली मिस्टीरियस से फाइट नहीं कर सकता। और तभी वो अपने मोबाइल को अपनी जेब में डाल रहा होता है तो पीछे से हेड नर्स आती है और जो काफी ज्यादा गुस्से में उसे देख रही होती है और उससे कह रही होती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जियांगचे हंसने लगता है और घबराते उससे क्या लगता है मैं हेड नर्स मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ और कुछ नहीं। ये बात सुनने के बाद हेड नर्स उससे क्या लगती है जो असाइनमेंट मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया है तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। तभी जियांगचन उससे कह लगता है कि मैं उस असाइनमेंट को इग्नोर नहीं करने में लगा हुआ हूँ। जो तुमने मुझे असाइनमेंट दिया था कि रूम नंबर 404 का जो पेशेंट है उसे वापस से उसके रूम में पहुंचा दो, मैंने उसे पहले ही कंप्लीट कर लिया है। लेकिन तुम्हें यह बात तो पता ही होगी जो पेशेंट्स के रूम होते हैं वाकई में बहुत ज्यादा स्मेल मारते हैं, तो मैंने सोचा बाहर आकर कुछ फ्रेश एयर क्यों नहीं ले लिया जाए। और तभी पीछे से वो कभी तो घबरा रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, आई मीन सीजर निकाल लेता है और मन में सोचते कह लगता है अगर मैंने इस समय पर इससे फाइट की तो मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस हेड नर्स को अपनी पावर से हरा सकूं। अब लगता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, कोई ऐसा तरीका और ऐसा चांस ढूंढना होगा जहां पर मैं अपने बैकअप का इस्तेमाल कर सकूं। ये बात सुनने के बाद जो हेड नर्स होती है वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उससे कह लगती है कि तुम जहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ। और तभी 6 बज जाते हैं और पेमेंट का समय आ जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें शाम के टाइम 6 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं और जो प्रेसिडेंट उठा सभी उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं अगर हमें पहले इसके बारे में पता होता तो हम सभी के सभी जो पॉइंट्स इकट्ठे कर इस प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी नहीं देखे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि जी क्लास प्रेसिडेंट होने के बाद भी हमारे सारे के सारे
स्ले कॉइन्स को अपने कब्जे में ले रखा है और हमें लूटने में रखा है और कुछ नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इनकी बातों से और स्माइल मारते हुए वहां से जा रहा होता है इनकी बातें सुनते हुए भी। तभी कुछ लोग ये सलाह भी दे रहे होते हैं कि अगर कैसा रहे अगर हम अपना सारा का सारा पैसा इसे वापस ले लें। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि यार भूल जाओ इस बारे में, इस बंदे के पास स्वॉर्ड भी है तो हम इस बंदे से फाइट नहीं कर सकते इस तरीके से। तभी जियांग चैन को जब पेमेंट मिलती है तो वो काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपने कॉइन्स देखता है तो उसे पता चलता है कि इसकी पेमेंट आज के सिर्फ 50 सिली कॉइन्स है। और जब प्रेसिडेंट उसको इस तरीके से देखता है तो कभी उसकी बुराई करता है और उससे कहने लगता है अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ टीमिंग अप नहीं किया, मुझे लगा तुम काफी ज्यादा अमेजिंग होगे फर्स्ट डे तुम्हारा काम देखने के बाद, लेकिन तुम्हें अब देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत उस दिन काफी ज्यादा अच्छी थी जिसके कारण तुम्हें काफी ज्यादा सैलरी मिल गई थी। और इसकी इतनी ज्यादा बुराई सुनने के बाद जियान जी का मूड वैसे ही बहुत खराब था, वो और ज्यादा खराब हो जाता है और उसको देखते उससे कहने लगता है जरा इस बंदे को देखो तो तरह जैसा कि मैंने उम्मीद की लिए क्लास प्रेसिडेंट थे, इसने बाकी के क्लासमेट से सभी के सभी पैसे चुरा लिए हैं और रॉब कर लिए हैं। आखिरकार मैंने इस आइडिया के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, अगर मैं सभी के सभी स्टूडेंट का पैसा चुरा लेता तो कैसा रहता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था जियांग जी के को अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और अपने बेड में जाकर उस मोबाइल फोन की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार इस मोबाइल फोन के अंदर क्या मौजूद हो सकता है, लेकिन वह मोबाइल फोन तो ऑन हो ही नहीं रहा होता। और तभी उस लाइन को याद करता है जहाँ पर हिंट में दी गई थी कि एक ऐसा सीक्रेट जो कि डार्क में छुपा हुआ, अंधेरे में छुपा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस फोन को सिर्फ अंधेरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके दिमाग की बत्ती जल जाती है समोसे खाने के बाद। तभी शाम के 7:30 बज जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। जब इसका मोबाइल भी ओपन हो जाता है ये देखने के बाद जियांग जी खुद खुश हो जाता है और उसको खोलने के बाद में सोचते क्या लगता है ये तो वाकई मेरी किस्मत अच्छी थी, ये मोबाइल तो एक्टिवेट हो चुका है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं वाकई में चीजों को प्रेडिक्ट करने में काफी अच्छा हूँ। और जब मैं मोबाइल को ओपन करता है तो उस मोबाइल में बस एक 13 सेकंड की वीडियो होती है। इसको देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और क्या लगता है क्या इसके अंदर सिर्फ एक 13 सेकंड की वीडियो ऐसा क्यों है। और तभी जैसे ही वो प्ले बटन पर क्लिक करता है तो जो वीडियो में प्ले होना चालू हो जाती है, लेकिन जब वह वीडियो प्ले होती है तो वह देखता है कि उसकी वीडियो में उस मोबाइल में उसकी वीडियो में वो खुद ही को देख रहा होता है, जैसे कि खुद ही उस वीडियो को देखने में लगा हुआ होता है और कोई भूत कोई गोश्त उसकी ही परछाई बनकर उसकी ही नकल कर रहा होता है। और ये सीन देखने के बाद मेरा तो दिमाग हिल गया भाई, रात को भी नींद ना आने वाली, इतने तो डरावना सीन दिख रहा होता है यहाँ पर। और जब जियांग ची से देखता है कि ये तो मेरी फोटो इस वीडियो में दिखाने में लगा हुआ है तो क्या लगता है ये क्या, इसमें तो मैं हूँ कैसे। और देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी जो वीडियो के अंदर जियांग ची होता है दूसरा वाला गोश्त, वह एक नाइफ उठाता है और अपने चेहरे को काटना चालू कर देता है जो कि देखने में काफी तो भयानक लग रहा है। और जैसे ही वो उस वीडियो में अपने चेहरे को काटता है तो जो रियलिटी वाला जियांग ची होता है उसका भी चेहरा कटे लगता है। ये देखने के बाद जियांग ची भी कभी शॉक हो जाता है और डर जाता है और उससे क्या लगता है कि जो भी काम इसमें हो रहा है ये तो वाकई में रियलिटी से कनेक्टेड है और सिंक्रोनाइज है मेरी बॉडी से। और तभी वीडियो वाली जियांग ची को दिखाया जाता है जो कि एक नाइफ उठाता है और अपनी गर्दन में घुसेड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखने के बाद असली वाला जियांग ची होता है वो चिल्लाते हुए रोक लगता है, जरा एक सेकंड रुको, शिट अब मैं क्या करूँ, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं इसे कितनी भी रोकने की कोशिश करूँ लेकिन जो गोश्त जियांग ची होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और अपनी उस नाइफ को अपनी गर्दन में डालने के लिए तैयार होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जियांग ची यहाँ पर मारा जाएगा। और तभी वो उस सीन को याद करता है कि जो फ्लैशलाइट उसे मिली थी वो किसी भी किसी भी इल्यूजन को मिटा सकती है, इतनी पावरफुल लाइट थी। और तभी वह सॉल्यूशन उसे याद आता है और सॉल्यूशन जैसे ही याद होता है वो उस फ्लैशलाइट को उठाकर उस मोबाइल पर मार देता है, जिसके कारण जो फ्लैशलाइट वाला गोश्त होता है वो जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है और उससे लगता है तुम अपनी इस लाइट को बंद करो जल्दी से इस फ्लैशलाइट को। और चिल्लाते उस मोबाइल का जो भी गोश्त होता है वो मारा जाता है। और जैसे ही वो मारा जाता है तब जियांग चैन की बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाती है वापस से। ये देखने के बाद वो काफी खुश होता है और चैन की सांस लेता है और उसके पसीने छूट जाते हैं इतना ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस लेने के बाद। और कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस था सीन, ये तो काफी ज़्यादा अच्छी बात थी कि मेरे पास जो मिस्टीरियस फ्लैश लाइट थी जिसका इफेक्ट काफी ज़्यादा अच्छा था इन मिस्ट्रीज के खिलाफ, वरना मैं आज यहाँ पर मारा गया होता। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ है और इस आइटम ने मेरी प्रोग्रेस बार को 30% तक बढ़ा दिया था और इसका इस्तेमाल करना तो काफी तो खतरनाक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी नेक्स्ट वीडियो वापस से सो जाती है तो उसकी जो इस बार की टाइमिंग होती है वो 27 सेकंड की होती है, जिसको देखकर क्या लगता है क्या यह ओरिजिनल वीडियो है। यहाँ पर जैसे ही वो उस वीडियो को प्ले करता है तो हमें उस वीडियो के अंदर किसी लड़की को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने में लगी हुई थी जाने दो मुझे जाने दो, लेकिन कोई लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे क्या लगता है लिटिल गर्ल तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। और उसका हाथ पकड़ते क्या लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। और वो लड़की उससे कह रही होती मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो। और दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है जो कि बचने की कोशिश कर रही होती है उस लड़के से, लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का होता है उसके सारे के सारे कपड़े उतार कर फाड़ कर फेंक देता है और चिल्लाते क्या लगता है क्या तुम उस चीज को वापस रिटर्न करना चाहोगे, तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे कितना अच्छी तरीके से ख्याल रखने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं बताया नहीं गया कि आखिरकार ये कौन है।
और वो उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करने में लगा हुआ था लड़का। और तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया था कि जिस लड़की के साथ सब होने में लगा हुआ होता है वह कोई और नहीं है बल्कि मैं इसी हॉस्पिटल का जो हेड नर्स है उसकी यंगर सेल्फ है। जब वह जवान थी तब का सीन है और जब वह जिंदा थी तब का सीन है ये। और जब जियांगची देखता है कि इसके मुंह के कॉर्नर पर जो तिल बना हुआ है ना, उसको देखने के बाद ये पहचान लेता है कि ये कौन है और उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो हमारी हेड नर्स है जो कि यंग थी तब का फोटो है। और जब वह इस वीडियो में इसको इस तरीके से हालत से देखता है कि इसके साथ किस तरह का दुष्कर्म हुआ है, ये देखने के बाद जियांगची भी कदम शौक हो जाता है और इस वीडियो को देखने के बाद कहने लगता है कि ये हेड नर्स है तो ये आखिरकार ये लड़का कौन है जो कि हेड नर्स के साथ ऐसी बदतमीजी करने में लगा हुआ है। और सारी की सारी वीडियो वहीं पर खत्म हो जाती है। इसको देखकर वह काफी तो उदास होता है और कहने लगता है क्या ये वीडियो बस इतनी सी थी, मैंने ये वीडियो देख ली है लेकिन फिर भी जो मेरा प्रोग्रेस बार है बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। क्या इस वीडियो के अंदर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन इसका मैंने ढंग से पता नहीं लगा पाया है। और वो फास्ट फॉरवर्ड कर वापस से वीडियो को प्ले कर देखना चालू कर देता है और स्लो मोशन में जब वीडियो को प्ले करता है तो वो स्लो कर देखने लगता है और देखते देखते उसे एक ऐसा छोटा सा सीन दिखाई देता है यहाँ पर किस रूम नंबर में ऐसा उसके साथ हुआ था। और तब हमें पता चलता है कि ये इसका रूम नंबर 1401 है और तब उसे एक सबूत मिल जाता है कि रूम नंबर 1401 में इसके साथ ये दुष्कर्म हुआ था। और जैसे ही इसको ये पता चलता है तो सिस्टम होता है उसे नोटिफिकेशन दे देता है कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस बार है वो 60% तक पहुंच चुका है। ये देखने के बाद जियांगची भी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि मेरा जो मिशन प्रोग्रेस बार है वो और भी तक बढ़ चुका है और मैं नजदीक पहुंचते जा रहा हूँ इस मिशन को कंप्लीट करने के। अब जबकि मेरा प्रोग्रेस बार 60% तक पहुंच चुका है तो अब नेक्स्ट है आगे क्लूज को सॉल्व करने का। तभी वह 14th फ्लोर पर पहुंच जाता है और जब वह 14th फ्लोर पर जाने लगता है तो उसे सीढ़ियों से जाना पड़ता है जिसके कारण वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और जाते जाते वे काफी ज्यादा पसीने हो गए होते हैं जियांगची को और कह रहा होता है कि मैं उस एलिवेटर का इस्तेमाल करने वाला था ऊपर जाने के लिए, लेकिन मेरा जो सिस्टम उसने मुझे हिंट दिया था कि वहां से जाना मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और तभी वे 14th फ्लोर पर पहुंच जाता है और जाने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि वैसे एक बात तो है, अगर मैं 14th फ्लोर पर हूँ लेकिन जिस रूम का मैं ढूंढने में लगा हुआ हूँ 1401 को, तो वही इसी फ्लोर पर होना चाहिए। और तभी वे जैसे ही अंदर जाकर कोई दरवाजा खोलता है तो उसे किसी के चलने की आवाज आने में लगी हुई होती है और किसी के हाई हील्स की आवाज आती है, जिसको देखकर वह एकदम से सावधान हो जाता है और छुपकर किसी का इंतजार करने लगता है कौन आ रहा है। और तभी उसको किसी को चलते हुए आते हुए दिखाया जाता है और तभी सामने से एक लड़की आ रही होती है, वो भी नर्स के ड्रेस में, जो कि अपने हाथों में एक बहुत बड़ा चाकू पकड़ी हुई है। इसको देखने के बाद जो जियांगची होता है वो कहने लगता है क्या ये हेड नर्स है हमारी। और तभी हेड नर्स जैसी दिखने वाली, पता नहीं कि हेड नर्स जो है या नहीं है, लेकिन ये नर्स है इतना तो पता चल चुका है। और जो एक चाकू पकड़कर काफी ज्यादा खून से सनी हुई होती है। और तभी जियांगची जब उसको फुली तरीके से नोटिस करता है तो कहने लगता नहीं ये हमारी हेड नर्स तो नहीं है, लेकिन किसी फीमेल नर्स की तरह जरूर लग रही है जो कि इस हॉस्पिटल में काम किया करती थी। और तभी उसके जो चलने का तरीका है वो बिल्कुल अजीब सा होता है, बिल्कुल जैसे कोई ज़ॉम्बी चलने में लगा हुआ है और पीछे सब कुछ देखने में लगा है जियांगची। और मन में सोचते क्या लगता है कि ये वाकई में मेरे लिए किस्मत वाली बात है कि मैं इसके द्वारा पकड़ा नहीं गया। और तभी अचानक से मन में सोचते क्या लगता है जरा 1 मिनट को, आखिरकार ये सब कब हुआ कि एक फीमेल नर्स हमारे हॉस्पिटल में काम करने में लगी, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, हे ब्रदर, हे ओल्डर ब्रदर। तभी यहाँ पर कई सारे गोश्त आ जाते हैं और जियांगची को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी जो लिटिल गोश्त होते हैं, बच्चे गोश्त होते हैं, बेबी गोश्त होते हैं, वो उसे डराने की कोशिश करने लगते हैं और उससे लगते हैं ब्रदर हमारे साथ तुम खेलते क्यों नहीं हो। तभी जो जियांगची होता है उसको ये देखने के बाद पसीने छूट जाते हैं, गोश्त उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जियांगची बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए अपनी फ्लैश लाइट को जलाते हुए अपने चेहरे पर रोना चालू कर देता है और काफी फट गई होती है इसकी 414 के 400 के भाव में। और फ्लैश लाइट को जैसे ही जलाता है तो आसपास जितने भी गोश्त होते हैं वह वहां से उस फ्लैश लाइट के कारण मरना और गायब होना चालू हो जाते हैं। और जियांगची क्या लगता है मैं तो कम से कम मर गया था, ये देखकर काफी ज्यादा डरावना सीन था ये। और जब वह चिल्ला रहा होता है तभी पीछे से उसकी जो नर्स होती है वो उसे पहचान लेती है, उसे देख लेती है, अच्छा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और जो गोश्त दिखने वाली लड़की होती है वो जियांगची के पास आती है और भाई जहाँ पर जियांगची की पता चल चुका है कि ये जियांगची यहाँ पर है। और जियांगची जब उसकी गोश्त गर्ल की आवाज सुनता है तो वो कभी तो डर जाता है। भाई साहब मुझे तो कतई डर लगने लगा इसको एक्सप्लेन करते करते एक पल के लिए। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। अगर आपको ये सीरीज थोड़ी थ्रिल वाली लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जरूर बताना। यहाँ पर जो हेड नर्स होती है वो उससे कह रही होती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया इविल इंसेक्ट। तभी जियांगची होता है उससे बचने के लिए उस टॉर्च को की तरफ मारने लगता है और सोचने लगता है कि इस टॉर्च के सहारे इस गोश्त को मार सकता है। और उससे कहने लगता है तो मेरे पास नजदीक आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें ये टॉर्च जलाकर तबाह कर दूंगा। लेकिन उसे पता चलता है कि इस टॉर्च से तो इस गोश्त को कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ये लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जियांगची को जब ये पता चलता है तो वो खुद ही शॉक हो जाता है और क्या लगता है शिट ये टॉर्च तो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और अपनी जान बचाने के लिए वहां से ऊपर की तरफ भागना चालू कर देता है और क्या लगता है आखिरकार तुम जैसे गोश्तों को लोगों को पीछा करने में क्या मजा आता है और तुम इतने तक पीछा क्यों करते हो यार, समझ में नहीं आया तुम्हारे।
और तभी जो गोश्त नर्स होती है वो अपना चाकू फेंक कर उसकी तरफ मारती है, लेकिन जियांग बच जाता है डॉज करते हुए और वो उसकी टॉर्च अपने मुंह में फंसाता है गिरने के कारण, और वो स्टेज से पहुंच जाता है और उसको लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के साथ गैम्बल खेल रहा हूँ और मुझे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मुझे पता है। और वह ऊपर की तरफ रूफ टॉप पर वापस से आ जाता है फिर से एक बार। और जब वह रूफ टॉप पर आता है तो जो नर्स होती है वो भी उसका पीछा कर रही है और वो उस दरवाजे के सामने आ जाती है, लेकिन जो रूफ टॉप पर जो नर्स होती है वो ऊपर नहीं आ पाती है। और जंग उसको देख कर लगता है मेरे इंस्टीट्यूशन वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब भी कोई जो इंसान है, जो स्टूडेंट्स है, नॉर्मल लोग हैं, वो अगर इस सिचुएशन में फंस जाएंगे तो वो नीचे की तरफ भागेंगे, लेकिन अगर तुम नीचे की तरफ इतनी रफ्तार से भागते हो जो नर्स की रफ्तार है उससे मिलाते हो तो तुम्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा इस गोश्त की जगह। और जिस चीज का मैं क्लू पता लगाने में लगा हुआ था उस किराए का, उसका वह क्लू था डर। और जितने भी पेशेंट थे वो रोने से बहुत ज्यादा डरा करते थे उस रोने की आवाज से। और तो और उस इम्पेशेंट बिल्डिंग में जितनी भी नर्स है उसको इस बात का अफेक्ट जरूर पड़ेगा। और सारी की सारी जो आवाज आने लगती है उस रूफ, जो भी यहाँ से भी रोने की आवाज आती है उसका जो सोर्स है वह रूफ टॉप है। और जिसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा खेल यहीं पर चला होता है। और जब जियांग जब इसके बारे में सोच रहा होता है तभी पीछे से कोई आता है और उससे क्या लगता है आखिरकार तुम कौन हो। और तभी हमें छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रोते में लगी हुई होती है और हम वो छोटी सी बच्ची जंग से कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने में लगी हो। तभी सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन दे लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आखिरकार तुम सभी लोग मुझसे इतना ज्यादा क्यों डरते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर स्नैक्स खाने खेलना है और तो और अपने साथ कोई दोस्त बनाकर उनके साथ मजे भी करने हैं। क्या इस लिटिल जियांग ने किसी तरीके की मिस्टेक की हुई है? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों के साथ। और तब जियांग देखता कि ये लड़की है उसके पास बिल्कुल भी प्रकार के जूते नहीं होते हैं और ये नंगे पर इस रूफटॉप पर अकेली है। और तभी उसके सर पर अपना हाथ फेरता है और उससे क्या लगता है तुम्हारा नाम जियाओ है, मैंने सही कहा, तुम्हारा नाम तो वाकई बहुत अच्छा है। और वह अपने बारे में बताता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हुआ हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पर इसका समय गुजरता जाता है और तभी वो उस वेंडिंग मशीन पर पहुंच जाता है और उस वेंडिंग मशीन में से कुछ चीजें खरीदता है और जिया को देने लगता है खाने के लिए और उससे पूछ लगता है क्या तुम्हें ये सब चीजें पसंद आई, क्या तुम ये सब पाने के बाद कभी तो खुश हो। तभी जिया उससे लगती है हाँ मैं इसको पाने के बाद कभी तो खुश हूँ। और तभी जो जियांग होता है उससे पूछ लगता है क्या तुम अपने इस बिग ब्रदर का कहना मान सकती हो और तुम मुझे कहीं फॉलो कर चल सकती हो मेरे साथ। तभी जो जिया होती है उससे क्या लगती है जहाँ भी मेरे बिग ब्रदर जाएंगे मैं भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। भाई इसने तो उसे लॉलीपॉप पकड़ा दी और इस तरीके से इतना ज्यादा क्यूट लग रही होती है छोटी सी बच्ची। इसको देखने के बाद उसका दिल भर आता है और कहने लगता है जरा देखो तो जरा ये छोटी सी बच्ची कितनी ज्यादा क्यूट है, मुझे नहीं पता आखिरकार इसकी मॉम कहाँ पर है, यहाँ तक कि ये शूज भी नहीं पहने हुई है अपने पैर में और ये अकेली यहाँ पर क्या कर रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। और तभी जैसे ही वो जिया की तरफ जाने लगता है तो एक बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं जिया के साथ जहाँ पर चलता हूँ तो जो फीमेल गोश्त है वह मेरा पीछा नहीं करेगी। तो अब समय आ चुका है कि मैं जो उस वीडियो में रूम नंबर दिखाया गया था 1401, अब मैं उस रूम में जाकर चेक करता हूँ कि आखिरकार मुझे किस तरह के क्लूज मिल सकते हैं। और तभी उस रूम के पास पहुंच जाता है और जैसे ही उस रूम के पास जब पहुंच जाता है तो जैसे दरवाजा खोलकर थोड़ा सा देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है और जिया उससे टकरा जाती है, वो रुकती नहीं है ना इसलिए, और उससे पूछने लगती है बिग ब्रदर क्या हुआ, आप इस तरीके से रुक क्यों गए। और तभी जो जियांग होता है वो उसके चेहरे को उसकी आंखों को ढक लेता है ताकि वो सामने कुछ भी ना देख पाए और उससे कह लगता है जिया तुम आगे कुछ भी मत देखना। और उसको देखने के बाद जिया भी काफी तक मतलब जियांग भी काफी तक डर गया होता है और उसको देखने के बाद उसके पसीने छूट गए होते हैं और कहने लगता है आखिरकार ये रूम इतना ज्यादा गंदा कैसे हो सकता है। और जब हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया था कि एक आदमी को वहां पर लटका कर बांध दिया गया है और वो एक ऐसे बंधा हुआ है एक क्रॉस पर और ये डॉक्टर की ड्रेस पहने हुआ है जो कि बिल्कुल भी होश में नहीं होता है, जिसको देखने के बाद जियांग भी कभी चौक होता है और उससे कनेक्टता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरेबल है, बहुत ज्यादा डरावना है गेम के तौर पर तो। और तभी हमें वहां पर उस नर्स को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के सामने खड़ी हुई थी चाकू को लेकर, जिसको देखने के बाद जियांग कहने लगता है कि यह वही गोश्त नर्स है जो कि मेरा पीछा करने में लगी हुई थी कॉरिडोर में, जहाँ पर जो बंदा होता है उसकी गर्दन में जो नर्स होती है वो एक चाकू घुसेड़ देती है। जिसके बाद वो बंदा उससे कहने लगता है मैं माफी मांगता हूँ उस बात के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जैसे जैसे जो नर्स होती है वो उसके गर्दन में चाकू घुसेड़ती जाती है वह अपनी जान की भीख मांगना चालू कर देता है। और तभी जियांग उससे क्या लगता है ये रूम नंबर तो 114 है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल होता है। तभी जो ड्रेस जिया होती है उससे क्या लगती है क्या हुआ बिग ब्रदर, आखिरकार आप इस तरीके से मेरा चेहरा क्यों ढके हुए हो और मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। और तभी जो जियांग होता है वो देखता है कि इस फ्लोर पर काफी तक खून पड़ा हुआ है और उस बंदे को जो बंदा टंगा हुआ है उसको ऐसा लग रहा होता है देखकर जैसे कि उसकी खाल को उधेड़ दिया गया है। और जो स्कैन है वो मतलब जो सीन है ये देखने में काफी तक भयानक और काफी तक डरावना है। मैं इस सीन को जिया को नहीं दिखा सकता, ये वाकई में उसके लिए काफी तक डरावना एक्सपीरियंस होगा। और जो बंदा होता है वो काफी तरह चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। और तभी वो जियांग की तरफ देखता है और उससे लगता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो, और जोड़ों से चिल्लाना चालू कर देता है। लेकिन जो नर्स होती है वो उसके काटना चालू कर देती है और काफी तरह हंस रही होती है उसको चिल्लाते हुए। कभी बहुत ज्यादा डरावना सीन है ये तो बहुत ज्यादा बेकार, भाई क्या ही बताऊं मैं। इसको देखने के बाद तो एक बार तो मेरी फट गई थी एक बार को। और जब जियांग देखता है कि उसकी जो जीभ है उसने काट दी उस गोश्त ने, तो इसको देखने के बाद जियांग क्या लगता है शिट क्या ये बंदा मारा गया यहाँ पर।
और उसकी टांगे कपकपाने लगती डर के मारे। यहाँ पर वो बंदा जोरों से चिल्लाकर कह रहा है, वो लगा हुआ होता है कि ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं उस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता है कि मैंने वो गलती की थी, मैं उसे एडमिट करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। और इसकी इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बाद जियांग मन में सोचते लगता है आखिर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसने तो इसकी पूरी की बॉडी को वापस से रीअरेंज कर दिया है। क्या ये हमारे साथ मजाक करने में लगी हुई है कि जिस बंदे को उसने काटा पीटा था, छोटे छोटे तोते कर दिए थे ना इस बंदे के, इसकी बॉडी तो वापस से नॉर्मल हो गई फिर से। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी जो लड़का होता है वो उससे कहने लगता है, मैं ऐसी हरकत कभी भी दोबारा नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लेकिन जो गोश्त गर्ल होती है वो कहाँ मानने वाली, उससे कह रही होती है हंसते हंसते, मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो वापस से उसे फिर से काटना चालू करने लगती है। और वो बंदा उससे कहने लगता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं गलत था। तभी जो हमें जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि उससे कह रही होती है जंग से, हे बिग ब्रदर आखिरकार तुमने मेरी आंखों को क्यों धकधका हुआ है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तभी जंगची उससे क्या लगता है, अच्छा ठीक है हम अब वापस चलते हैं, तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी ठीक है। तभी जियाओ भी कह देती है, अच्छा ठीक है मैं अपनी आंखें नहीं खोलने वाली। और नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो जंगची होता है वो छोटी सी बच्ची को, मतलब जिया को वापस से रूपटे पर ले आता है। और जिया उससे पूरी लगती है कि मैं अपनी आंखों को अब खोल सकती हूँ। जंगची कहने लगता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और जैसे ही वो अपनी आंखों खोलती है वो अपने आंखों के सामने एक हार्ट शेप की कैंडी को पाती है। इसको देखने के बाद वो कभी खुश हो जाती है और उससे पूछ लगती है कि ये कैंडी आपने मेरे लिए खरीदी हुई है। तभी जंगची स्माइल मारता है और उससे लगता है, हाँ क्या तुम्हें ये कैंडी पसंद आई। तभी जो जिया होती है वो उससे लगती है, मैं इसको प्यार करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ, मुझे चीज वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आई। और वो जंगची से पूछने लगती है कि अब हमारे जो बिग ब्रदर है वो मेरे साथ खेलने के लिए वापस से आएंगे जिया के साथ नेक्स्ट टाइम। तभी जंगची उससे लगता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हम जल्दी ही मिलेंगे। और वह भी काफी ज्यादा अच्छी बच्ची होती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है जियांगची। और इसी तरीके से उसकी जो वार्तालाप होती है, बातें चीतें कर वापस निकल पड़ता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो मिशन बार है वो 70% पर पहुंच चुका है। ये देखने के बाद जियांगची कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या मेरा मिशन बार 70% तक पहुंच चुका है, अब सिर्फ थोड़ा ही बचा हुआ है, अब मुझे सिर्फ इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए 30% और कंप्लीट करना है इस मिशन को। और अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रेस्टिजियस इस मिशन को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो रिकमेंडेशन मिलेगा वो काफी आसान होगा। और जो भी सोलो बंदा इस मिशन को पूरी तरीके से इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है उसकी जो प्राइज मनी है वो 1 मिलियन तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेटेड हुआ हूँ, पर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है और मेरी जो फैमिली है वो मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह बिल्कुल सेम है। और हमें जियांगची के पास्ट की फैमिली के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि 10 साल पहले की बात है कि मेरी जो फैमिली थी और जो मेरे पेरेंट्स थे वो अचानक से गायब हो गए थे। और बात करें मेरी सिस्टर को, जिसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए था, उसने मुझे बड़ा करने में पूरी की पूरी जी जान लगा दी है। और मुझे ये भी नहीं पता हुआ है कि आखिरकार इसे कितनी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ा है मुझे इस तरीके से बड़ा कर पालने के लिए। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस चैलेंज मिशन को कंप्लीट करना ही होगा और इसी तरीके से मैं सिस्टर को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ फ्यूचर में। और तभी वो जियांगची ऊपर से रूफटॉप से नीचे आने में लगा हुआ होता है तो हमें सामने उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसके हाथ में भी एक टॉर्च होती है। इसकी टाइमलाइन होती है 2 घंटा 13 मिनट और 42 सेकंड, 47 सेकंड तक उसने बची हुई है इस्तेमाल करने के लिए। तभी प्रेसिडेंट उससे कहता है, जियांगची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जब जो जियांगची होता है उसके हाथों में वह टॉर्च देखता है तो मन में सोचते क्या लगता है, क्या इसने 500 सिलिकॉइंस इकट्ठे कर लिए इतनी आसानी से। और लगता है कि इसने भी उस चैलेंज को ओपन कर लिया उस मिशन को। तभी प्रेसिडेंट उसको इस तरीके से देखता है और उससे क्या लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने भी यहाँ पर पहुंचने में कामयाब रहे। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि हम दोनों के पास सेम ही क्लू मौजूद है, अब जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे रास्ते के पीछे बिल्कुल भी मत आना। तभी जियांगची उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर ना जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। खैर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मारे जाओ तो। और मन में सोचते क्या लगता है कि जिया को मैंने वापस से रूफटॉप पर पहुंचा दिया है और इस समय पर अगर वह रूफटॉप पर जाता है तो बिल्कुल अपनी मौत को देखने के बराबर है। ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट भड़क पड़ता है और जियांगची से क्या लगता है कि तुम इस मिशन के क्लूज लेकर वापस आ सकते हो रूफटॉप से, तो आखिरकार मैं क्यों नहीं कर सकता और मैं वापस क्यों नहीं आ सकता जिंदा। हमेशा तुम अपने तरीके से यहाँ पर सोचना बंद कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद इसका जो रिवॉर्ड है मैं उस रिवॉर्ड को हासिल कर ही रहूंगा। तभी यहाँ पर 6:50 हो जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है वो कभी तो चिल्ला रहा होता है किसी पर और उससे क्या लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो कि एक पेशेंट को तुम जबरदस्ती जाकर इंजेक्शन देने में लगी हुई हो। आखिरकार इस तरह का मिशन कैसे हो सकता है। तभी वो जो लड़की होती है उसके चिल्लाने पर उससे कहने लगती है, मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और ये मेरा पहली बार हो रहा है लाइफ में जब मैं किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में आई हुई हूँ और इस तरीके से इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है स्कूल की तरफ से। क्या ओवरऑल इसकी जो डिफिकल्टी है वो F लेवल की नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो टास्क की डिफिकल्टी है वो लेवल E है। तभी जो लड़की होती है वो लूज ज्यादा वो उससे कहने लगती है जो हमारे मिशन की टास्क लेवल की जो डिफिकल्टी है वो नेक्स्ट क्लास की नहीं होनी चाहिए थी। तभी जो फैटी होता है वो उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और तो और उन सभी के सभी मिस्ट्री से जाने की जो गोश्त है उन्होंने हमारे 13 लोगों को भी आसानी से मार दिया है। और तो और वह 13 के 13 जो लोग हैं वे तभी मारे गए थे जब जो ये क्यों आया हमारी क्लास से उसने एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया साइन किया था तब से। और उन सभी के सभी के पास एक स्पिरिट है, लेकिन सिर्फ ये क्यों है वो उस ई लेवल वाले मिस्टीरियस वर्ल्ड से जिंदा लौटकर आई थी क्योंकि उसके पास स्पिरिट का साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। और तभी एक बंदा होता है वो चौमू जैसा वो उससे कहने लगता है चमन चूतिया कि आखिरकार अब मैं इस गेम को और नहीं खेलना चाहता,
मुझे पता है कि यहाँ पर रिसरेक्शन की एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका जो दर्द महसूस होता है वो रियल जैसा महसूस होता है और मैं इस तरीके का टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहता, खासकर इन जैसे गोश्त के द्वारा मुझे काट पीट कर वो लोग जिंदा खा जाते हैं और जो दर्द होता है ना भाई साहब वो बिल्कुल नहीं झेला जाएगा मुझसे। ये बात सुनने के बाद जो लड़कियां होती है वो भी इस बात से एग्री होती है और उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बात तो सही है, हम भी अब यहीं पर खेलना बंद करते हैं इस मिस्ट्रीज वर्ल्ड में। लेकिन जियांग सारी बातें सुनने में लगा हुआ उनकी और मन में सोचते क्या लगता है कि आज का जो टास्क सभी को दिया गया था जिससे कारण सभी का दिमाग सभी कतई खराब हो चुका है और काफी तो डर बैठ गया इनके मन में, इसलिए अब ये और आगे नहीं बढ़ सकते। तभी उसके कुछ कोई चीज किसी चीज को वह नोटिस करता है और मन में सोचते जियांग क्या लगता है क्या ये कल रात को 14th फ्लोर से जिंदा वापस आ गया, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। क्या वहाँ पर कोई हिडन बॉस था? तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो लोगों से पूछ लगता है हे क्या तुम लोगों के पास कुछ अवेकनिंग पॉइंट्स बचे हुए हैं? ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग उसकी बातों का जवाब नहीं देते हैं और जब जियांग उनके इस तरह के रिएक्शन देखता है तो वह कह लगता है आखिरकार तुम्हारे इस रिएक्शन से कहने का मतलब क्या है कि तुम एक बार पहले से मारे जा चुके हो, उसका मतलब ये हुआ। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो उससे कह लगता है जब मैं तुमसे अलग हो गया था उस समय पर तुझे 14th फ्लोर पर जो नर्स मौजूद थी उसने मुझे मरने तक स्टेप किया था उस नाइफ से, जिस कारण मैं वहां पर मारा गया था। तभी जो लू ज्यादा होती है वो उससे बताने लगती है जब मैं क्लीनिंग कर रही थी कल के समय पर तब मुझे उस जगह पर जिस जगह पर मैं सफाई कर रही थी उस जगह का जो रूफ था वो टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़ा, जिसके कारण मैं तब मारी गई थी। तभी दूसरा बंदा होता है वो उससे कह लगता है जो फैटी होता है वो उससे कह लगता है और मैं किसी कैबिनेट से हिट होने के कारण मारा गया था। ये बात सुनने के बाद जो जियांग होता है वो कहते शौक हो जाता है और उससे कह लगता है तो अगर ऐसी बात है कि तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो और तुम्हारे पास एक भी रिस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं बचे हुए हैं तो आखिरकार तुमने इस गेम को खेलना बंद क्यों नहीं किया है जबकि तुम्हारे पास कुछ भी रिस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं बचे हुए हैं? अगर तुम इस बार मारे गए तो तुम रियलिटी में भी मारे जाओगे। तभी जो ल्यू जियाजा लड़की होती है वो उससे कह लगती है लेकिन अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो मेन क्वेस्ट को तो तुम्हारे पास फ्यूचर में क्विंदा यूनिवर्सिटी में एंटर होने का चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और तो और जब से उन मिस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पर फ्रेम कर दिया गया है तब से मेरी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो और भी तो बढ़ चुकी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली, चाहे तो मैं इस कुंदाओ यूनिवर्सिटी में जाऊंगी या फिर कुंदमिन यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। चलो देखते हैं आखिरकार आज का टास्क क्या होने वाला है। उन लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूँ कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ और काफी तो चेयरफुल हो जाती है लड़की। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस दद्दू को दिखाया था, उस चच्चे को दिखाया था जो कि दारू पीने के बाद दवाई लेने के लिए तैयार था, उस अपने रूम में जाने वाला था और वो अपने पैंट्स को उतार कर किसी चीज का इंतजार कर रहा है कि कोई उसमें इंजेक्शन लगा रहा होता है। और जो आज का जो टास्क होता है जियांग के लिए वो उसमें इंजेक्शन ठोकने का होता है। वो दद्दू भाई भी चच्चू दारू पीने के बाद तो बिल्कुल होश ही नहीं है बेड़ो और बढ़िया तरीके से इंजेक्शन लगवा लिए यार। और जब जियांग उन लोगों को इंजेक्शन लगाने के बाद मन में सोचते क्या लगता है ये जो टास्क था वो मेरे लिए इतना ज्यादा कठिन नहीं था, ये सारे के जो पेशेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर जो दद्दू चचा होते हैं वो दारू की बोतल को पकड़ने के बाद कहने लगते हैं कि आज मैं तुम्हें रात भर प्यार करने वाला हूँ तुम्हें, चलो साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। भाई कहना क्या चाहता है चचा, देख तो लो बोतल है बोतल, तुम बोतल के साथ मजे करोगे क्या? और वो उस दरवाजे को बंद करने के बाद सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे नहीं पता जो बाकी जो लोग बचे हैं उनके मिशन के साथ क्या हुआ है। तभी उसके सामने वह प्रेसिडेंट खड़ा हुआ होता है। इसको देखने के बाद जियांग भी कभी सरप्राइज होता है और वे लोग वेंडिंग मशीन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर जियांग उसकी बात सुनने के बाद कभी शौक होता है और उससे क्या लगता है क्या तुम अपने असाइनमेंट कंप्लीट करवाने के लिए आजकल मेरी मदद चाहते हो? और क्या लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस बात के लिए मना करना चाहूंगा और यहाँ पर ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हारी इस तरीके का रिस्क लूँ अपने लिए, क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड है कुछ समय पर बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो कुछ समय पर बहुत ज्यादा बुरा होता है, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो झुक जाता है जियांग के सामने, उससे क्या लगता है कि मुझे मेरे देवर के लिए मुझे माफ कर देना और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसके लिए मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। और जैसा कि तुम जानते हो कि वह मिस्टीरियस चैलेंज है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जियांग उससे क्या लगता है अगर इस काम से मेरा क्या लेने देना, और तो और तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी किसी प्रकार से माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे उस स्कैम में नहीं फंसा और तुमने मुझे मेरे कॉइन चुराने के लिए बेवकूफ नहीं बनाया पाया था उस समय पर। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो उससे क्या लगता है अच्छा है अब मुझे समझ में आया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए। और तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो उससे क्या लगता है कि मुझे एक पेशेंट ऐसे पेशेंट से मिला जिसने मुझे बताया था हेड नर्स और उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कि और बताया था कि जो रूम नंबर 1401 है वो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेड नर्स को दी गई थी, इसलिए मैंने सोचा वहाँ पर जाने के लिए कल रात को। लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं वहाँ पर मारा जाऊंगा और अपना चांस खो दूंगा रिवाइव होने के कारण। और तो और उस बंदे ने मुझे इस बात की भी हिंट दी थी कि मैं हेड नर्स के रूम में जरूर जाऊँ एक बार। लेकिन अब ऐसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। और जो जियांग होता है उसके कान लगाकर सारी बातें सुनने में लगा हुआ है। तभी जो है प्रेसिडेंट है उसके हाथ पर उसके कंधे पर जियांग का हाथ आता है, जिसको देखकर वह भी सरप्राइज होता है और उससे पूछने लगता है जियांग हे क्लास प्रेसिडेंट आखिरकार तुम किस चीज में बात करने में लगे हो, किस चीज के बारे में? और जो प्रेसिडेंट होता है उससे लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो और एकदम से बढ़िया से चेहरा बनाते हैं। उससे लगता है आखिरकार हम लोग
लोग जो क्लासमेट्स हैं, तो अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसा कि तुम जानते हो मैंने तो जियाजुन का भी कल बदला लिया था। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो उस फैटी से जाकर पूछ सकते हो आजू से। यहाँ पर हमें उस पेशेंट को दिखाया था जैसे इंजेक्शन लगाना था, टास्क कंप्लीट करना था। यहाँ पर जो फैटी होता है वो नाश्ता करने में लगा होता है, अपने चिप्स वगैरह खा रहा होता है और पकड़ा रहा होता है। उसको देखने के बाद तो फैटी क्या लगता है, मुझे लगता है कि मुझे हेड नर्स को बताना पड़ेगा कि मेरे बेड को वापस से बदल दिया जाए जल्द से जल्द। और तभी अचानक से उसके कमरे में किसी के आने की आवाज़ आती है और वहाँ पर काफ़ी तो पेशेंट्स होते हैं और वो चच्चू भी होते हैं, वो दारू वाले, जो कि एक बहुत बड़ा इंजेक्शन पकड़कर वहाँ पर आ गए होते हैं और बाकी के पेशेंट्स भी वहाँ पर आ गए हैं। ये देखने के बाद जो फैटी होता है वो शौक हो जाता है और उससे लगता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तभी चच्चू होते हैं वो क्या लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे जूनियर ब्रदर को इस तरीके से परेशान करने की, और तभी उसको वो इंजेक्शन लगा देते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता क्योंकि अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और फैटी चिल्लाकर कहने में लगा होता है आखिरकार तुम सभी लोग करने के लगे, जल्दी से मेरे रास्ते हट जाओ। ए ग्रैंडपा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मेरी पाम से इस तरीके से उतारेगा तो अच्छी बात नहीं है, मैं ये खुद कर सकता हूँ। और जब प्रेसिडेंट इस तरह की हरकतें करते हुए मॉन्स्टर को देखता है तो क्या लगता है ये सभी की सभी ई लेवल की मिस्ट्रीज थी। और तो और जो जियांग ची है वो अपने पेशेंट को इस तरीके से कमांड कर सकता है, ये तो भाई वाकई में शॉकिंग बात थी। तभी जियांग ची उससे क्या लगता है क्लास लीडर तुम नर्स के हेड रूम के बारे में बता रहे थे, मतलब हेड नर्स के रूम के बारे में बता रहे थे मुझे, उसके बारे में क्या। और यहाँ पर जियांग ची एक जगह पर पहुंच जाता है और मन में सोचते क्या लगता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी उसके अनुसार जो हमारी हेड नर्स है वो -4th फ्लोर पर आराम करती है, उसका रेस्ट एरिया है। और उस एरिया में उस फ्लोर पर जाने के लिए जो एलिवेटर है वो सिर्फ यही एलिवेटर है। और तभी उस एलिवेटर में घुस जाता है और जैसे ही -4 का बटन दबाता है तो वो जो एलिवेटर है वो धीरे धीरे नीचे जाना चालू हो जाता है। और तभी उसके बगल में एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि देखने में कितनी क्यूट लग रही होती है, लेकिन उसकी जो गर्दन है वो कटी हुई होती है, ऐसा लग रहा होता है किसने सी गर्दन सिल दी हो। और जो गोस्ट गार्ड होती है वो उससे लगती है कि तुम मॉर्ज रूम में जाने वाले हो। तभी जियांग ची उससे लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उस मॉर्ज रूम में जाने वाला हूँ। और तभी गोस्ट गर्ल उससे लगती है वह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जाने के लिए नहीं बनी हुई है। और मन में सोचते हुए गोस्ट गर्ल कहने में लगी हुई है कि ये बंदा पगला गया है क्या, इसने कोई नशे वशे कर रखे हैं जो मॉर्ज रूम में जाना चाहता है। मुझे ये बात मुझे पता हुआ है कि मैं खुद ह्यूमन नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर अभी भी गोस्ट से डरती हुई, मैं खुद गोस्ट बनी हूँ लेकिन अभी मुझे गोस्ट से डर लगता है। भाई क्या ही गोस्ट है, कितनी औसम है। और हमें बताती है कि ये जो हॉस्पिटल है वो 100 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है बने हुए। इस हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट्स को क्योर ही नहीं किया जाता, लेकिन जो मर जाते हैं उसे मॉर्ज रूम में भी भेजा जाता है। और तो और जितनी भी अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडीज होती है, डेड बॉडीज होते हैं, उन सभी को मॉर्ज रूम में फेंक दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। और शायद इसीलिए जो मॉर्ज रूम है वो काफी तक क्विट है, काफी तक शांति भरा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस मॉर्ज रूम की जो बॉडीज है वो कभी कभी मस्ती मजाक करने के लिए वहां से भग भी जाती है। भाई साहब मतलब हद होती है। ये बात सुनने के बाद जो जियांग ची होता है वो उससे लगता है 1 मिनट रुको कि जो मरे लोग हैं वो खेलने के लिए वो उठकर बाहर भी आ सकते हैं क्या। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो उससे क्या लगती है तुमने सही कहा, ये काफी वियर्ड है ना। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हेड नर्स है उन सभी जो हमारी हेड नर्स है उसने इन्होंने स्पेशली उन सभी के हाथों पर, उन सभी के पेशेंट्स के हाथों पर एक नंबर प्लेट लगाई हुई है रेड कलर की। जरा देखो तो जरा जो मेरे हाथ पर हेडबैंड बंधा हुआ है, क्या तुम्हें उस जैसा रेड पट्टे जैसा, रेड नंबर जैसे प्लेट जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते भाई उसे तो पता ही नहीं है कि उसके हैंड में से, उसके हैंड में से पट्टा गायब है भाई, और वो उसे डराने की कोशिश करने में लगी हुई है। और लेकिन जब वो अपने हाथ को चेक करती है तो उसके हाथ में रेड पट्टा होता ही नहीं है। तो वो कभी शौक हो जाती है, उसके पसीने छूट जाते डर के मारे, और कभी शौक से चिल्लाने पड़ती है और उससे क्या लगती है आखिरकार मेरा आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट कहाँ गया। तभी जियांग ची उसे ब्रेसलेट दिखाता है और उससे क्या लगता है तुम इस ब्रेसलेट को ढूंढ रही थी। और तभी जो लड़की होती है वापस से अपने ब्रेसलेट को छुड़ाती है और उससे क्या लगती है आखिरकार इस बंदे ने मेरे ब्रेसलेट को कब छुड़ाया मुझसे, मुझे तो पता भी नहीं चला। भाई जियांग ची को डर भी नहीं लग रहा है इन लोगों से बिल्कुल भी, इसे कहते हैं सख्त लौंडा। और तभी उस एलिवेटर का दरवाजा खुलता है। तभी वहाँ पर जो गोस्ट गर्ल होती है उससे लगती है एक नेगेटिव फ्लोर, ये वाकई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और वो जोरों से चिल्लाना चालू कर देती है कि जल्दी से इसका दरवाजे को बंद करो, दरवाजे को बंद करो। तभी जियांग ची उससे कहने लगता है आखिरकार तुम अचानक से इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गई हो। लेकिन जो लड़की होती है वो चिल्लाते उससे लगती है शिट, आखिरकार ये दरवाजा अचानक से इस तरीके से क्यों टूट गया है, वो भी गलत समय पर। ये तो काफी समय पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था दरवाजे को। और वो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगी होती है, दरवाजा धीरे 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 करके बंद होने में लगा हुआ होता है और वो बार बार बाहर देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा भी उसकी तरफ आने में लगा हुआ है, और वह भी कुछ नहीं बल्कि में एक गोश्त होता है जिसका दिमाग हिल गया होता है पूरा का पूरा। और वो भागते हुए उस एलिवेटर की तरफ आना चालू कर देता है गोश्त, और वो जो लड़की होती है दूरों दूरों से दबाना चालू कर देती है उस बटन को। और जैसे जैसे वो गोश्त होता है उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, वो लड़की दूरों दूरों से चिल्लाना चालू कर देती है और वो गोश्त फुल रफ्तार में उस तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। और वो दबा दबा कर बटन को कोशिश करने लगती है जल्दी से दरवाजा बंद हो जाए। और वो दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है, और जैसे ही बंद होने लगता है तो वो गोश्त गर्ल होती है वो चैन की सांस लेती है और उससे क्या लगती है आखिरकार हम लोग सेफ हो गए। लेकिन जियांग ची भी कहाँ हार मानने वाला। और तभी जियांग ची उसके लेफ्ट को बंद होते हैं उंगली कर देता है और हाथ रोक देता है, हाथ से उस लेफ्ट को बंद होते हैं। और उस लड़की से क्या लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश करने में लगी हुई हो यहाँ पर। ये देखने के बाद
वो गोश्त गर्ल होती है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है और सोच रही होती है अब ये क्या करने वाला है। और तभी जंगचे उससे लगता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर एक बंदा एलिवेटर का इस्तेमाल करना चाहता है और तुम इस तरीके से उसको बंद कर रही हो। अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस हो और बहुत ज्यादा जरूरी काम हो और वो उस एलिवेटर के चक्कर में लेट हो जाए तो क्या करोगी तुम? क्या तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है? दिमाग तो होना ही चाहिए। खैर ये बात सुनने के बाद उस गोश्त गर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और मन में सोचते कह रही होती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये सामने से बंदा आने में लगा हुआ है, वह एक गोश्त है और तुम किस कॉन्शियसनेस की बात करने में लगी हो यहाँ पर? तुम्हें लगता है गोश्तों के पास कॉन्शियसनेस होता है? आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है? भाई ये गोश्त गर्ल तो पूरी तरीके से पगला गई है, पगला।